हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ एडिक्टेड लव के पार्ट 8 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। एंड आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगशियन वीडियोज़ के लिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए कीजिए। आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी, उसको ना वेंशु मिल गया था और उसको पता चलता है कि वेंशु की याददाश्त चली गई है, उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको 3 मंथ पहले तक का सब कुछ याद है बट उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। और हमें पता चला था कि वेंशु का छोटा भाई वेंचाओ उसको वांग जी ने मार दिया था क्योंकि वो वीइंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था इस वजह से। एंड वेंशु वो वीइंग को पनिश करना चाहता था, वो वीइंग को ढूंढता है बिकॉज उसको नहीं पता था कि किसने मारा उसके भाई को। उसको बस वीइंग का पता चला था कि हाँ वीइंग उसके साथ लास्ट नाइट था। इस वजह से वांग जी वेंशु को भी जान से मारने की कोशिश करता है बट वो ना पता नहीं कैसे उसकी ना किस्मत अच्छी होती है, वो ना बच जाता है, उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वांग जी इन सब के लिए ना बॉडीगार्ड्स भेजता है कॉलेज में, इनको बॉडीगार्ड के साथ ही भेजता है। देन वीइंग को पता चलता है कि लैंसी चैन एंड जियांग चैंग ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, दोनों कपल्स हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद वांग जी इनके एग्ज़ाम क्लियर करने पर इन लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। आज का पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो ना बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आया था वांग जी वीइंग के लिए, सू यांग के लिए एंड नैन्सी चैन के लिए। वो किसी एक अकेले पर्सन के लिए गिफ्ट नहीं ला सकता है बिकॉज उसको ना पता है कि उसको अपने ब्रदर का भी टेक केयर करनी है, उसको सू यांग की भी टेक केयर करनी है। एक छोटा भाई है वो उसका, एकदम उसकी भी केयर करनी है। एंड वीइंग वो वीइंग से इतना प्यार करता है, वो उसकी भी केयर करना चाहता है और वो उसकी केयर में ना अपने बड़े भाई की और अपने छोटे भाई की केयर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए वो ना सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था, लैंसी चैन के लिए, वीइंग के लिए, सुयांग के लिए। तभी वीइंग ना एक लिफाफा खोलता है, एक एम्बुलम, और उस एम्बुलम में से ना एक टिकट निकलती हैं। उसमें ना 4 टिकट्स थी और उन टिकट्स को देख के ना वीइंग ना एकदम हैप्पी हो जाता है। हैप्पी होते हुए ना एकदम देखता है वांग जी की साइड और कहता है, गग्गा आपको कैसे पता चला मैं इस शो को देखना चाहता हूँ। तभी ना वांग जी कहता है, मुझे पता था कि तुम ना इस शो को देखना चाहते हो। और वीइंग जाके ना एकदम वांग जी को हक कर लेता है और हक करते हुए ना वो कहता है, थैंक यू गग्गा, रियली थैंक यू सो मच, मैं इस शो को ना कब से देखना चाहता था। तभी वो उसको ना कुछ ध्यान आता है और वो अपने डैड के पास जाता है, वी चांगसे के पास, और कहता है, डैड क्या मैं जा सकता हूँ इस शो में, प्लीज़ डैड प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़ मैं जाऊँ। तब वी चांग से कहते हैं, अगर वांग जी तुम्हें लेकर जाना चाहता है, तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी पूरी परमिशन है। और ऐसा कह के ना वी चांग से उसको परमिशन दे देते हैं। तभी वी यिंग ना लैंसी चैन एंड सुयांग के पास जाता है और उन टिकट्स को दिखाते हुए कहता है, हम ना इस शो में जाने वाले हैं। लैंसी चैन भी ना एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जिस जगह की टिकट हैं, जिस शो की, उनको भी वो शो ना देखना था, उनको भी वो पसंद है। एंड इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ने नी मिंजू, मतलब इनका जितना भी फ्रेंड सर्कल था ना, उन सबको अलाउ किया था, उन सबके लिए टिकट लेकर आया था वांग जी। सिर्फ और सिर्फ वीइंग और लैंसी चैन के लिए नहीं लाया था, वो सबको एंजॉय कराना चाहता था, वो सबको दिखाना चाहता था उस शो को। उसको पता है वो सब लोग उस शो को देखना चाहते हैं। एंड इसके बाद ना 2 दिन बाद ये लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे सबका। तभी वहाँ पे ना जियान यानली आती हैं, जियान यानली, जिन जिसन, जियांग चैंग, ये सब लोग आते हैं। एंड अब ना जियांग चैंग को कोई टेंशन नहीं है, उसको ना अपनी सिरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वो सीधा आके एयरपोर्ट पे लैंसी चैन को ना एकदम हक करता है, उनके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, डार्लिंग तुम कैसे हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पिछले 2 दिन से देखा नहीं है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ड्रामा मत करो इतना।
लेकिन जियांग चैंग ना कहता है हाँ, और ये 2 दिन ना मेरे लिए पता नहीं कितने साल बन गए, पता है मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। इसके बाद वांग जी कहता है ओके हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, क्या हम चलें प्लीज़। वांग जी जो कि अपने पर्सनल जेट से इन सबको लेकर जाने वाला था, तब भी वो कहता है कि फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और वांग जी ना इन लोगों को लेके जाता है, तो वो देखते हैं कि उस पूरे प्लेन में ना, जब ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं तो ये लोग ना देखते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, तो इन्हें दिखाई देता है उस पूरे प्लेन में ना कुछ सर्वेंट्स हैं जो होती है ना, मैं नाम भूल गई हूँ गाइस, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा लिखते टाइम में मुझे याद नहीं आया था। शायद होस्टेज मुझे याद आ रहा है, बस एयर होस्टेज होती हैं शायद, आई थिंक, मैं नाम भूल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। तो वो सर्वेंट्स उसको दिखाई देते हैं, उन सबको वहाँ पे काम करते हुए इधर उधर, लेकिन बाद बाकी कोई भी पैसेंजर इन लोगों के अलावा वहाँ पर नहीं था। तो वीइंग ना एकदम मतलब उसको ना इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो ना पूछ लेता है वांग जी से कि गागा इस प्लेन में कोई और क्यों नहीं है। तभी लेंसी चैन हंसते हुए कहते हैं, और नी मिंजू भी हंस रहे थे इस बात पे। नी हुए सांग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं, लेंसी चैन एंड नी मिंजू। एंड जियांग चैंग उसको भी ना स्माइल आ गई थी, उसको ना पता चल गया था कि हाँ ये क्या है। तभी लेंसी चैन धीरे से बोलते हैं वीइंग ये वांग जी का प्राइवेट जेट है, हम इससे जाने वाले हैं। तभी ना वीइंग का एकदम मुंह ना खुला रह जाता है, वो वांग जी की साइड देखता है, कहता है क्या आपका ये पर्सनल है, ये आपने अपने पैसों से लिया है। और वो ऐसा सोच के ना एकदम उसका मुंह एकदम खुला रह गया था, और वो ना अपनी जगह पे जाके ना बैठ जाता है। उसकी सीट जो वांग जी की एकदम पास वाली सीट थी ना, वहाँ पे आके ना बेचारा बैठ गया था वीइंग, और वो ना अपने माइंड में ना सोचने लगता है मेरे गागा इतने अमीर हैं, वो उन्होंने अपने दम पे अपनी एक कंपनी बना रखी है, हालांकि मैंने देखा नहीं है अभी तक, बट हाँ वो ऑफिस जाते हैं, उन्होंने अपने दम पे अपने पैसों से प्राइवेट जेट ले रखा है। मैं इन्हें कैसे प्रपोज कर सकता हूँ, कैसे लाइक कर सकता हूँ, मैं तो 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, मैं तो अपना खुद का खर्चा भी अपने आप नहीं कर सकता हूँ। मुझे ना पहले कोई जॉब करनी होगी, उसके बाद गागा को प्रपोज करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है, मुझे ना पहले कोई काम करना पड़ेगा अच्छा सा, जिससे मैं ना इनके लेवल पे पहुंच सकूं, नहीं तो सब लोग ना यही कहेंगे कि मैंने इनको ना पैसों के लिए प्रपोज किया है। ये सब ख्याल ना उसके माइंड में आ रहे थे। देन इन्हीं ख्यालों के साथ ना वो कब साउथ कोरिया पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। साउथ कोरिया पहुंच के ये सब लोग ना एंजॉय कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे ना टेडी बियर्स मिलते हैं, टेडी बियर की की चेन मिलती हैं, मीन्स जितने भी की चेन वगैरह जो होती है ना वो बहुत ही सुंदर मिलती हैं, छल्ले वगैरह बहुत सुंदर मिलते हैं। तो ये लोग ना उनको ना शॉपिंग कर रहे थे, इन सब चीज़ों की, वहाँ पे घूम रहे थे। इवनिंग टाइम में इनका शो है, और वो शो गाइस मेरे को ना कोई और टॉपिक मिला नहीं था, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना मेरे को टॉपिक नहीं मिला था और कोई, मेरे को ना ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इस चीज़ के ना फ़ैन मैं भी हूँ, मुझे भी जाना है, मैं भी जाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। ये लोग बीटीएस ग्रुप का सॉन्ग जो होने वाला है स्टेज शो, उसको देखने के लिए गए हैं, और उसको देखने के लिए ना ये लोग वहाँ पे ऐसे पहुँचे हैं, और वीइंग और वांग जी इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी को तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि वीइंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है, एंड वीइंग को इसलिए अच्छा लग रहा है कि वांग जी ने उसकी विश पूरी की है। ये टिकट्स इतनी कॉस्टली होती हैं, और वांग जी ने एकदम उसकी जो विश थी ना वो कंप्लीट कर दी, एकदम से ऐसे कंप्लीट कर दी ना, तो वी एकदम बहुत हैप्पी है। और वो अपने गागा के लिए ना एक गिफ्ट लेता है, बहुत प्यारा सा एक की चेन लेता है, उसके कार की जो की है ना उसके लिए एक की चेन लेता है, बहुत ही प्यारी सी, जिसमें ना 2 छोटी छोटी डॉल बनी हुई थी। और उस की चेन को लेके वो अभी ना अपनी पॉकेट में रख लेता है कि हाँ मैं बाद में दूंगा। और ये लोग ना यहाँ से ना शो के लिए निकल जाते हैं। वांग जी ही कहता है गा शो का टाइम हो रहा है क्या, अब हम लोग चले, अगर आप लोगों की शॉपिंग हो गई हो तो। तब लेंसी चैन कहते हैं हाँ हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है, चलो तुम।
इसके बाद ये लोग शो को अटेंड करते हैं। शो को अटेंड करने के बाद ये लोग होटल में रुकने वाले हैं और वांग जी ने पहले ही होटल बुक कर दिया था। इसके बाद इन लोगों का ना होटल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग डिनर करने के बाद होटल पहुंचते हैं। होटल में पहुंचते ही ना वी यिंग उसको ना वांग जी कहता है कि वो वाला रूम तुम्हारा है और ये वाला मेरा है। तब भी वी यिंग ना उसको ना अकेले सोने में डर लगता है, तो वो वांग जी के रूम में ही चला जाता है और वहाँ पे जाके ना वो सो जाता है। उसको नहीं सोना था ऐसे अकेले किसी होटल में। वो घर के अंदर अकेला सो सकता है लेकिन ऐसे नहीं। वी यिंग वांग जी के रूम में जाकर के सो जाता है और वांग जी वो ना बेचारा कुछ नहीं कह पाता। उसको फील होता है कि वो कैसे सोएगा, अब वो कैसे सोएगा। तभी ना वो ना एक आइडिया लगाता है अपने माइंड में और वो लैंसी चैन से जाकर के कहता है कि गा क्या आप, उनके डोर पे ना नॉक करता है। और जैसे ही लैंसी चैन डोर ओपन करते हैं ना तो वांग जी कहने वाला था कि गा क्या आप, तभी वहाँ पे ना पीछे ना वांग जी को जियांग चेंग दिखाई दे जाता है और लैंसी चैन ना कहते हैं वांग जी आई एम सॉरी बट हमें वैसे कभी मौका नहीं मिलता है एक साथ नाइट स्पेंड करने का। वो बहुत ही धीरे से ना बोलते हैं इस बात को। तो वांग जी कहता है लेकिन का ये सही नहीं है शादी से पहले। तभी लैंसी चैन कहते हैं हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। रियली वांग जी हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग बस एक साथ एक रूम में रुकना चाहते थे, हम लोग लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तो वांग जी कहता है ओके का ठीक है आप लोग रुक सकते हो। इसके बाद वांग जी नी हुए सांग के पास जाता है तो उसको ना नी हुए सांग के डोर पे वो नॉक करता है तो उसका डोर ओपन होता है। तो उसके डोर को ना नी हुए सांग की जगह वेंडिंग डोर ओपन करता है और वांग जी जैसे ही अपने सामने वेंडिंग को देखता है ना तो वो कहता है वेंडिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेंडिंग कहता है कि वो वांग जी का हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो हम दोनों एक साथ रुकना चाहते थे, वैसे हमें कभी भी मौका नहीं मिलता है, हम लोग लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। सेम डायलॉग लैंसी चैन वाला। बिकॉज वांग जी से ना सबको डर लगता है, उसका जो ऑरा है ना डार्क ऑरा, उससे ना सबको डर लगता है। तो वेंडिंग ना कह देता है कि हाँ गा हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, बस हम आज रात साथ रहना चाहते हैं, कल तो हम फिर वापस जा रहे हैं ना चाइना। तो वांग जी ने अपना सिर हाँ में नोट करके वहाँ से चला आता है। वांग जी को पता है कि जियान यानली जिन जेसन के साथ ही रुकी होंगी बिकॉज वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, उनको ये बात पता है। वो म्यान के बारे में सोचता है, फिर उसको ना याद आता है कि म्यान कितनी ज़्यादा फ्लर्टी नेचर की है, वो हर समय चांस लेती रहती है वी यिंग पर। वो म्यान से नहीं कह सकता है नाइट में वी यिंग के पास रुकने के लिए। फिर वांग जी को ना ध्यान आता है कि क्या सुयांग, लेकिन उसको ना फिर वो ना सोचता है कि नहीं सुयांग को ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, वो अकेले एंजॉय कर रहा होगा। तभी उसकी नज़र ना सामने से आ रहे स्याओ सिंगचैन पर पड़ती है और वो कहता है स्याओ सिंगचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वांग जी ना उससे कुछ कह ही नहीं पाता है। स्याओ सिंगचैन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपने रूम में जा रहा था, मुझे ना मेरा रूम मिल नहीं रहा है, मैं गलती से सुयांग के रूम में चला गया तो उसने ना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं गलती से गया था, मैंने उससे बोला कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा रूम कहाँ है। तभी ना वांग जी कहता है कि मेरे ब्रदर का रूम खाली है, आप वहाँ पर रुक सकते हो, मेरे ब्रदर मेरे साथ रुके हुए हैं मेरे रूम में। वो ऐसे करके ना झूठ बोल देता है वांग जी। और वांग जी ना फिर स्याओ सिंगचैन को अपने ब्रदर का लैंसी चैन का रूम दिखा देता है कि हाँ उसने ये वाला रूम उनके लिए बुक करा था। उसमें ना स्याओ सिंगचैन जाते हुए ना बोल के जाता है, गेट बंद करने से पहले, डोरों को ना एकदम क्लोज करने से पहले ना वो वांग जी से ना थैंक यू कहता है कि थैंक यू वांग जी मुझे इस रूम में ना रुकने की परमिशन देने के लिए। इसके बाद वांग जी को ना नी मिंजू की याद आती है। वो सोचते हैं कि क्या मैं नी मिंजू से कहूँ, लेकिन वो भी तो अल्फ़ा है ना, मैं किससे कहूँ, क्या करूँ मैं। ऐसे ही ना वो 1 घंटे तक ना उस लॉबी में घूमता रहता है जिसमें ये सारे रूम थे इन सभी के। और वो हार थक के ना वी यिंग के पास चला जाता है बिकॉज वी यिंग ना काफ़ी टाइम से ना कम से कम 10-15 मिनट से लगातार कॉल कर रहा था वांग जी को। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे अकेले। वांग जी ना उसके पास चला जाता है और जाके ना कहता है वी यिंग तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम सोई क्यों नहीं हो। और वी यिंग जो कि बेड पे लेटा हुआ था वो बैठ जाता है और बैठ के कहता है गागा मुझे नींद नहीं आ रही थी अकेले, प्लीज़ आप सो जाओ ना आके यहाँ पे,
प्लीज़ गागा। तभी वांग जी कहता है मैं सावल लेने जा रहा हूँ वीइंग, तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ओके। अब तुम बिना कोई टेंशन लिए ना सो जाओ। ऐसा कह के वांग जी चावल लेने चला जाता है और वांग जी चावल लेकर ना 1 घंटे बाद आया था, बट वीइंग अभी तक नहीं सोया था। उसको नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों उसको ऐसे होटलों में ना नींद नहीं आती है। और वो ना एकदम वांग जी की साइड ना देख रहा होता है, और वांग जी जो कि उसको लगा था कि हाँ वीइंग सो गया होगा अब तक, लेकिन वीइंग जागा हुआ था, वो सोया ही नहीं था। और वांग जी ना वीइंग की साइड कहीं ध्यान नहीं देता है, और उसके पूरे बॉडी पे ना पानी था, चेस्ट वगैरह पे, और वो एकदम एक टावल लपेट के बाहर आ गया था। उसके अपर बॉडी पे ना कोई रोप्स नहीं थे, और वीइंग उसको ऐसे देख के ना बस एकटक देखे ही जा रहा था, एकटक देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। उसको एकदम उसका ना माउथ ओपन हो गया था थोड़ा सा, देखे जा रहा था वो वांग जी को। तभी वांग जी को ना कुछ एहसास होता है, उसको ना एहसास होता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। और वो जैसे ही वीइंग की साइड देखता है कि हाँ वीइंग उसको घूर के देख रहा है, तो वो ना एकदम से उसको इतना साई फील होता है, उसके गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से ना अपने बैग के पास जाता है, उसका जो क्लॉथ्स का बैग है उसके पास जाता है, और उसमें से ना एक टी शर्ट और एक लोवर निकाल के ना पहन लेता है। और वीइंग से कहता है वीइंग तुम सोए नहीं अभी तक। वीइंग जो कि उसको देख रहा था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, उसको ना सुनाई नहीं दिया एक बार में कि वांग जी उससे कुछ कह रहा है, उसको ये बात सुनाई ही नहीं दी एक बार में। तो वांग जी ना फिर से कहता है वीइंग तुम सोई क्यों नहीं हो। तब वीइंग ना अपने होश में आता है, वो कहता है कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कह के ना वीइंग जल्दी से करवट लेता है, अपना जो चेहरा है ना फेस, उसको ना दूसरी साइड करता है, वांग जी पे से हटाता है, चादर ओढ़ता है और आंखों को ना बंद कर लेता है। वांग जी उसके इस रिएक्शन को देख के ना अपने मन में सोचता है क्या वो मुझे लाइक नहीं करता है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्या है ये सब कुछ, सिर्फ मैं ही एक तरफा प्यार करता हूँ मुझे लगता है वीइंग से। और ऐसा सोच के ना वो ना सोफ़ा पे जाके सो जाता है। और वीइंग वो ना थोड़ी देर बाद कहता है गगा आप फिर से चले गए क्या रूम में से। वांग जी जो कि जागा हुआ था, वो अपने फ़ोन में ना कुछ वर्क कर रहा था, कुछ मैसेज वगैरह कर रहा था, टाइपिंग। वो कहता है नहीं वीइंग मैं यहीं हूँ रूम में ही, मैं बस सोफ़े पे सो रहा हूँ, तुम बेड पे सो जाओ ओके, और अब तुम सो जाओ बहुत रात हो गई है। वीइंग इसके बाद ना सो जाता है, और वांग जी वो भी सो गया था सोफ़ा पे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब लोग रेडी होके थोड़ा सा घूमेंगे, एंड उसके बाद जो मतलब पॉपुलर जगह है ना उन जगहों को ये घूमने वाले हैं, और इवनिंग में ये वापस से घर जाने वाले हैं। तो ये सब लोग ना घूम रहे होते हैं, तभी ये लोग ना वहाँ पे एक ऊंची सी मतलब पहाड़ी है, उस पर जाते हैं उसको घूमने के लिए, बिकॉज़ वो ना बहुत ज़्यादा सुंदर है वो जगह, तो उसको देखने के लिए ये लोग जाते हैं। तो वहाँ पे ना जब ये लोग चढ़ाई कर रहे थे, एकदम चढ़ाई पे है, पहाड़ी है, तो उसको चढ़ रहे थे, तब वीइंग का ना पैर फिसल जाता है। और वीइंग का जैसे ही पैर फिसला तो वांग जी उससे ना बस 2 कदम आगे ही चल रहा था, वो तुरंत वांग जी वीइंग को पकड़ लेता और कहता है वीइंग तुम दिख कर नहीं चल सकते हो, अभी तुम नीचे गिर जाते खाई में से। तभी वीइंग ना अपना सिर नीचे करते हुए कहता है सॉरी गागा, वो आई एम रियली सॉरी। और ऐसा कह के वीइंग ना तो मतलब उसकी ना आंखों में आंसू आ गए थे, बिकॉज वांग जी ने ना बहुत तेज कहा था इस बात को कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो। और सब लोग वहाँ पे ना एकदम रुक गए थे वीइंग को ऐसे देख के। तो वांग जी कहता है हम इस पहाड़ी पे से अब नीचे जा रहे हैं, हमें ऐसे ऊपर नहीं चढ़ना है, और चलो नीचे, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, अब इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। और वो वीइंग को ना हाथ पकड़ के ना नीचे की साइड लेके आ जाता है, और बाद बाकी सब लोग ना उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उन सबको पता है कि हाँ वांग जी वीइंग की बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेंजी चैन की भी करता है, और उसको ना कोई भी कुछ नहीं कह सकता है इनकी केयर करने के टाइम पे। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, ये सब लोग ना जा रहे होते हैं जेट में, इनका जो प्राइवेट जेट है ना, तभी ये लोग जेट में बैठे ही थे वांग जी के, तभी वांग जी के पास ना एक कॉल आती है। वांग जी उस कॉल को पिक करता है, और उस
कॉल को पिक करने के बाद वो जेट में से उतर के अपने लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाता है, चॉपर। उस चॉपर में बैठ के वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे वांग जी के जो बॉडीगार्ड थे ना, वीइंग और लैंजी चैन वांग जी के पीछे जाना चाहते थे। वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमसे बॉस ने कहा है कि आपको सुरक्षित घर पहुँचाना है, आप जेट में बैठिए, हम लोग आपको घर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद हमें ना थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, कम से कम 5-6 घंटे बाद का। ये लोग घर आ गए थे, लेंसी चैन, सू यांग, वी यिंग, ये लोग ना घर आ गए थे उन बॉडीगार्ड के साथ। लेन क्रेन एंड वी चांग से जब देखते हैं ना कि ये तीनों बॉडीगार्ड के साथ घर आ रहे हैं, तो ये पूछते हैं कि वांग जी कहाँ हैं। और इसके बाद ना वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि वो बॉस को ना कुछ काम आ गया था इम्पोर्टेंट, बॉस वहाँ गए हैं उस काम से और वो आ जाएंगे, टाइम से घर आ जाएंगे, वो उन्होंने हमसे कहा है कि वो टाइम से घर आ जाएंगे। इसके बाद हमें वांग जी के साइड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के साइड का सीन, वांग जी जब अपने चॉपर से अपने उस जगह पहुंचता है ना, उसका जो कंपनी थी, ऑफिस था, वो डायरेक्ट वहीं आ जाता है। इन लोगों के साथ वो इसलिए नहीं आता है कि इन लोगों के साथ अगर वो आता तो वो लेट हो जाता। जेट थोड़ा धीरे उड़ता है एंड चॉपर थोड़ा जल्दी। इस वजह से वांग जी इन लोगों के साथ नहीं आया था, वांग जी अपने चॉपर से आया था। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो उसने ना देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स वो ना वेंशु को पकड़ के लेकर आए थे। और अब यहाँ से ना हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वेंशु उसने वीइंग के पास कॉल की थी, वीइंग के नंबर पे। मतलब 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है कि वेंशु ना वीइंग के पास ना एक मतलब प्राइवेट नंबर वो ख़रीदता है, वीआईपी नंबर। उस पर ना वो नंबर लिखा नहीं आता, वीआईपी नंबर जो होते हैं उसमें ना नंबर लिखे नहीं आते हैं। जब भी आपके पास कॉल आएगी किसी वीआईपी नंबर से तो उसमें नंबर लिखा नहीं आएगा, अननोन लिखा आएगा। तो वो ना वेंशु ना कॉल करके ना वीइंग को ना कहता है कि मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ, एब्जॉर्व करता हूँ, तुम बहुत ही प्यारे हो, लेकिन तुम उस वांग जी के आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो। तो वीइंग ना इन सब चीज़ों से ना इरिटेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो टेंशन में दिख रहा था। तो वांग जी को ना बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। वेंशु उसके हर पल कॉलेज में ना हर टाइम उसकी पिक्चर्स लेके उसको सेंड कर रहा था और वीइंग को ना पता नहीं चल रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। वीइंग को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। इस वजह से वो ना और भी ज़्यादा टेंशन में दिख रहा था, उसको डर लग रहा था। लेकिन वांग जी ना इन सब चीज़ों को ना नोट कर रहा था कि हाँ वीइंग को डर लग रहा है, किस वास्ते लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो ना इन सब चीज़ों को ना लास्ट नाइट वो नोट कर लिया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब वीइंग सो गया था तो वांग जी उसके फ़ोन को चेक करता है नाइट में। और नाइट में जैसे ही वो फ़ोन को चेक करता है तो उसको ना वो नंबर दिखाई देता है जिससे ना ये सब के सब मतलब कॉल्स वगैरह आ रहे थे। और वो ना वीइंग की क्या कमी है कि वीइंग ना हमेशा अपनी कॉल्स को ना रिकॉर्ड करके रखता है, कोई भी उसके पास कॉल करे वो उन कॉल्स को ना रिकॉर्ड कर लेता है। तो वांग जी ना कॉल रिकॉर्ड चेक करता है और उसमें वो रिकॉर्डिंग जब सुनता है ना तो उसको आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये कोई और हो ही नहीं सकता, ये वेंशु ही है। एंड वो फ़ोटोज़ वगैरह देखता है तो उसको ना पता चल जाता है कि हाँ ये फ़ोटोज़ कोई और क्लिक कर ही नहीं सकता, पूरे कॉलेज में कोई किसी की इतनी हिम्मत है नहीं। तो वांग जी ना वेंशु को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है अपने बॉडीगार्ड्स को। और वो गार्ड ना वेंशु को पकड़ के और बंद करके रखे थे। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है जिस रूम में उसके बॉडीगार्ड्स ने वेंशु को बंद करके रखा था, तो वांग जी ना सीधा जाके उसमें ना 7-8 पंच दे देता है, मार देता है। और उसके ना माउथ से ना ब्लड आने लग गया था। और वांग जी वो ना बस मारे जा रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आके उसको रोकता है और कहता है प्लीज़ बॉस वो मर जाएगा, ऐसा आप रुक जाइए प्लीज़ और मत मारिए उसे, वो मर जाएगा। तब वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके मरने से, इसे ज़िंदा रहने का हक है भी नहीं, इसने मेरे वीइंग को परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की। तभी ना वेंशु ना थोड़ा हंसते हुए, जो इतना पिटा है वो तब भी इतना बेशरम है वेंशु, वो ना हंसते हुए कहता है
मुझे पता है तुम्हारी एक ही कमज़ोरी है, वो है वीइंग, और मैं उसे ना बर्बाद करके रहूँगा। मेरे पास उसकी बहुत सारी क्लिप्स हैं, तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम ना तुम्हें? तुम्हारे घर के अंदर की भी कितनी सारी क्लिप्स हैं मेरे पास। और अगर मैं यहाँ से वापस नहीं गया तो मेरी सेक्रेटरी उन क्लिप्स को ना सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर देगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैं सारी क्लिप्स सिर्फ अपने पास रखूँगा? वांग जी को ना ये सब बातें सुनकर ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका खून खौल उठाता। वो वेंशु को ना और मारता है और उसकी एकदम हालत ख़राब कर देता है वेंशु की, मार मार के। और अपने गार्ड से कहता है इसकी सेक्रेटरी को ढूंढो, कहाँ पर है, अभी 1 घंटे के अंदर। इसके बाद ना उसके बॉडीगार्ड्स वांग जी के उस सेक्रेटरी को ना ढूंढ लेते हैं। और सेक्रेटरी ने क्या किया था, उसको ना एहसास हो गया था, उसको पता चल गया था वेंशु की लोकेशन ट्रैक करके रखती है वो हर समय। तो उसको पता चल गया था कि हाँ वांग जी ने वेंशु को पकड़ लिया है। और वो इन सब मैसेजों को ना कि वांग जी देखो मुझे मार रहा है और वांग जी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो सारे मैसेज ना हमें पता चलता है कि वेंशु डायरेक्ट नहीं करता था, अपनी सेक्रेटरी से करवाता था। और अब उसकी सेक्रेटरी ने वीइंग के पास ये सारे मैसेज कर दिए थे और वीइंग को ना एक क्लिप भेजी थी छोटी सी, जो कि वीइंग की ही है शावर लेने की। और कहती है वो कि अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे ना तो मैं ये क्लिप सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दूँगा। ऐसे करके वो सेक्रेटरी ना वीइंग को मैसेज कर देती है। इसके बाद वीइंग उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो मेरे से, क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें मेरे से? तो वो सेक्रेटरी कहती है कि मुझसे आकर के मिलो। और वो एक जगह का ना एड्रेस सेंड कर देती है वीइंग को। वीइंग वो ना बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो ना ऐसे वांग जी को टूटते हुए नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता है कि वांग जी को ये सब चीज़ें ना पता चले। और इसके बाद ना वो ना चला जाता है उस लोकेशन पर। एंड तभी वहाँ पर वांग जी भी आ गया था। वीइंग उस लोकेशन पर पहुँचने वाला था और वीइंग को ना पता चलने वाला था कि क्या है क्या नहीं बात। और वांग जी एकदम सुनसान इलाका था वो। उस इलाके में मतलब वो जो जगह थी ना जहाँ पर उसको बुलाया था वीइंग को, वो एकदम सुनसान थी, वहाँ पे ना कोई भी नहीं था। वांग जी भी वहाँ पर पहुँच जाता, वो वेंशु को साथ लेकर के गया था। वेंजू को साथ लेकर के गया था और वो जैसे ही उस सेक्रेटरी को देखता है ना तो उसमें उसको ना बहुत मतलब सुनाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीइंग की क्लिप वगैरह रखने की, या उसको कुछ ऐसे करके मतलब टॉर्चर करने की, उसको क्लिप भेजने की या कुछ भी फ़ोटो वगैरह भेजने की। और वो सेक्रेटरी ना कहती है वेंशु कहाँ है, अगर तुम्हें ये क्लिप्स चाहिए तो मुझे वेंशु वापस करो। वांग जी कहता है कि मैं वेंशु को तभी वापस करूँगा जब तुम ये क्लिप दे दोगी। और तभी ना वहाँ पे ना वीइंग भी पहुँच चुका था और वो ना एंट्रेंस गेट पर खड़ा हुआ था उस बिल्डिंग के। और वो ना एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग लग रही थी। और वो देखता है कि वांग जी और वो लड़की आपस में बात कर रहे थे। तभी वो लड़की जैसे ही वीइंग को देखती है ना तो वो ना ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो कहती है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, तुमने जो जो करने के लिए कहा मैंने वो किया, अब मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहते थे ना कि वीइंग डरे, वीइंग के पास मैं ऐसे घटिया मैसेज करूं, तो मैंने वही किया। वांग जी को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कह क्या रही है। और वीइंग वो ना एंट्रेंस गेट पर खड़े होके ना वो इन सब बातों को सुन रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो नज़र आ रहा था ना, वांग जी अपने हाथ में अपनी गन निकाल लेता और कहता है कि उन क्लिप्स को मुझे वापस दो अगर तुम्हें वेंशु वापस चाहिए तो। तब वो लड़की ना एकदम ड्रामा करते हुए कहती है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपने जो कहा था मैंने वही तो किया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आप ये क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे क्यों जान से मारना चाहते हो। तभी वांग जी ना उस लड़की को ना एकदम शूट कर देता है। उसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट उसको गुस्सा बहुत आ रहा था वांग जी को कि उसके वीइंग को ना ये ऐसे फ़ोन पे ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसे मैसेजेस कर रही थी वेंशु बन के। और वो वेंशु को भी ना कार से बाहर निकालता है उसका बॉडीगार्ड और वांग जी के सामने ला कर के
बैठाता है और जैसे ही वेंशु की नज़र पड़ती है कि उसकी सेक्रेटरी ख़त्म हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वेंशु ना गिड़गिड़ाते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तुम लोगों की लाइफ से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वांग जी ना एक भी बात नहीं मानता है, वेंशु की एक भी बात नहीं सुनता, वो वेंशु को शूट कर देता है। और ये सब ना वीइंग ने देख लिया था। तभी वांग जी के एक बॉडीगार्ड को ना एक चीख सुनाई देती है एंड वांग जी को भी वो चीख सुनाई दी थी। और वो जैसे ही उस एंट्रेंस गेट पर देखता है ना, वहाँ पर वीइंग था, जो कि ऐसे मरते हुए देखकर ना, दो लोगों को मरते हुए देख कर के वो एकदम से चीख उठा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी ना चीख निकल गई थी उसके माउथ से। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम।